अब हमारा थोड़ा सा हम लोग रिव्यू लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर्स जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैं ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, और इसका जो ओपन सिस्टम की एनालिसिस है मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जहां पर हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी वो हमें जरूरत नहीं है, जब हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां जरूरत है, तब हम लोग वहां पे देखेंगे। अभी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात, आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ये कोई डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है, ये डिराइव्ड नहीं है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। जेपी जूल साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं के बिहाफ पे उन्होंने कुछ लॉज दिया और उस लॉ का नाम पड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। तो आप अगर मुझसे कहोगे कि सर इसके इक्वेशन को डिराइव कर दो, तो इस इक्वेशन को मैं डिराइव नहीं कर सकता, पहली चीज है ना। वो इक्वेशन क्या है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी जो हमारी एनालिसिस है ये क्लोज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। अभी हमारी एनालिसिस क्या है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का मीनिंग आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मास ट्रांसफर हो सकता है क्या, मतलब सिस्टम्स के सराउंडिंग में मास का ट्रांसफर नहीं होगा। और एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, बिल्कुल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब कहोगे कि सर एनर्जी का ट्रांसफर मैंने सारे डिटेल पढ़ाया है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, वर्क के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मास के फॉर्म में नहीं होगा। 3 तरीके मैंने बताया था एनर्जी के, आपको याद हो 3 तरीके मैंने बताया था, हीट ट्रांसफर, बोलिए, वर्क ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। तो अगर कहीं पूछा जाता है कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है, तो या तो ये केवल हीट के नाते होगा या वर्क के नाते होगा। क्या ये मास के नाते हो सकता है, मास के नाते नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम क्लोज है। हाँ, अगर ओपन सिस्टम रहा तो ओपन सिस्टम में हीट, वर्क, मास तीनों के नाते होगा। क्लोज सिस्टम में ये देखिए, ये दोनों हमारे किसके लिए हैं, क्लोज्ड सिस्टम, समझ पा रहे हैं। और ये तीनों किस में आ जाएंगे, ओपन सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम में मास भी तो बाहर निकलता है। अब मास बाहर निकलेगा तो एनर्जी तो लेके जाएगा, क्लियर है। तो एनर्जी इंटरेक्शन, तो दिस इज बेसिक अबाउट क्लोज सिस्टम। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जो डिराइव नहीं किया गया है। दूसरी बात, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, क्लोज सिस्टम के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए नहीं किया गया था, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये साइकिल के लिए किया गया था। अब ये चीज आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ये साइकिल का मीनिंग क्या है। साइकिल का मीनिंग ये हुआ कि आप जहां से चल रहे हो वहीं वापस आ जाओ। जैसे कोई ये प्रॉपर्टी डायग्राम है, सपोज करो ये पीवी डायग्राम है ना, मैं एक नंबर से चल रहा हूं, ये एक नंबर है, यहां से गया 2 नंबर, ठीक है, एक पाथ ए से, और फिर वापस आ गया 2 से 1, ठीक है। ये देखिए, तो जहां से यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, मतलब जहां पर हम शुरू में थे वहीं पे अगर वापस आ जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइकिल। हम इसे क्या बोलेंगे, साइकिल। तो पहली बार जो थर्मोडायनेमिक्स आया था वो किसके लिए लिखा गया था, साइकिल के लिए। वो किसके लिए लिखा गया था, साइकिल के लिए, वो प्रोसेस के लिए नहीं था। प्रोसेस वाला भी क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, नहीं। साइकिल वाला जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्सपेरिमेंटल है, और जो प्रोसेस के लिए जो यूज किया गया था वो डिराइव्ड है।
हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके उसको डिराइव किया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते, साइकिल का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए ये कौन सा इक्वेशन था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, वो ये था समेशन ऑफ डेल्टा क्यू बराबर समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू बराबर समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अब कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। अगर आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो, अगर आप ये सोच रहे हो इसका मीनिंग कि टोटल हीट बराबर टोटल वर्क है, टोटल हीट बराबर टोटल वर्क, तो ये गलत है। टोटल नहीं यूज कर सकते वहां पर, यहां पर हम लोग बोलेंगे नेट हीट, नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क। टोटल हीट नहीं बोल सकते। आपको जब ये टोटल हीट बराबर टोटल वर्क लगोगे ना, तो आप कहोगे अरे सर ये क्या है, ये तो अगर मैं एफिशिएंसी बोलूं तो वर्क डन बटे हीट सप्लाई करूंगा, मतलब जितना हीट दिया पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया। आपको ऐसा दिमाग में आ सकता है, मतलब 100% एफिशिएंट। ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग समझ रहे हो? इस समेशन का मीनिंग क्या है? इस समेशन का मीनिंग है नेट। नेट का मीनिंग क्या है? अलजेब्रिक सम। नेट का मीनिंग क्या समझ पा रहे हो? अलजेब्रिक सम। मतलब जो प्लस वाला लोगे वो प्लस होगा, जो माइनस वाला होगा वो माइनस होगा, उनको सम करोगे तो जो नेट होगा, नेट समझ पा रहे हो? टोटल नहीं, नेट। दिस नेट हीट ट्रांसफर इन अ साइकिल बराबर है किसके लिए? नेटवर्क ट्रांसफर के लिए। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? आप ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आ रहा है तो ये गलत है कि आप टोटल हीट बराबर टोटल वर्क कर दो और वहां से कह दो कि ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे वायलेट करेगा, लेकिन ये है नहीं। एक्चुअली में नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेटवर्क ट्रांसफर। इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं आगे। इस नाते मैं अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। दूसरा क्या था, इसको और कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका, अगर ये पूरा साइकिल है ना, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब क्योंकि ये साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है। साइकिल पे क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है वो वैलिड ही साइकिल के लिए है। वो किसके लिए? चक्र के लिए वैलिड है। साइकिल का मीनिंग क्या है? चक्र। ठीक है, तो ये वैलिड है किसके लिए? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। तो नेट हीट बराबर नेटवर्क। क्लियर समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब देखिए ये चीज है। हम एक चीज और देख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन। अभी तक मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने क्या बोला कि ये जो है ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये वाला क्या था? एक्सपेरिमेंट से आया, ये डिराइव नहीं किया गया है। क्लियर है? लेकिन ये वाला मैंने क्या कहा, ये किसके लिए है? जब ये प्रोसेस के लिए है। और अभी मैंने कहा है कि ये जो है प्रोसेस वाला जो इक्वेशन है ये क्या था? ये डिराइव किया गया था। तो अगर आप मुझसे कहते हो कि सर इसको डिराइव कर दो, तो मैं डिराइव कर सकता हूं। देखिए यहां पर देखिए, ये आपका पीवी हो गया। फटाफट समझते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रेफ्रिजरेशन, तो हमारा ये चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा यूज है, और वो यूज इस वाले इक्वेशन का सबसे ज्यादा है। इस वाले इक्वेशन का सबसे ज्यादा है, इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा है। इस नाते मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, देखिए अगर ये एक नंबर है, एक नंबर से दो नंबर गए बाया पाथ ए, ठीक है, और दो से वापस आए एक पाथ बी से। समझ पा रहे हैं? हम क्या इस इक्वेशन को अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये इक्वेशन है भी कि नहीं। अभी इस इक्वेशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी तक जो आइडिया है, जो जूल साहब ने इक्वेशन दिया था, वो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि मैं केवल और केवल साइकिल के लिए लगा सकता हूं। तो मैंने एक साइकिल बना दिया 1A2B1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक साइकिल और बनाया, ये देखिए।
और ये बोला कि ये तीसरा एक अलग साइकिल है सी, ये अलग साइकिल है सी। तो अब बताओ कि क्या इस इक्वेशन को, अभी आप इस इक्वेशन को नहीं जानते हो, इस इक्वेशन को तो जानते हो, इस इक्वेशन को जानते हो, और ये वैलिड किसके लिए है? साइकिल के लिए। तो जब ये वैलिड है साइकिल के लिए, तो क्या जो साइकिल, देखो साइकिल, पहला साइकिल कौन सा है? 1A2B1। देखो यहां से चला, ये गया, फिर वापस आ गया, उसी जगह पे पहुंच गया कि नहीं? तो एक साइकिल बना। तो पहला साइकिल हमारे पास ये है, तो इसमें जो हीट होगा वर्क के बराबर होगा, नेट हीट। तो मैं अलजेब्रिक सम लिख रहा हूं। तो इस प्रोसेस में 1A2 प्लस डेल्टा क्यू, 2 से वापस आओ, 2B1 बराबर, अब वर्क लिखो, वर्क 1A2 प्लस वर्क 2B1, ये लिख सकते हो कि नहीं? ये वाला देखो, समेशन ऑफ टोटल हीट बराबर समेशन ऑफ टोटल वर्क, इक्वेशन लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस वाले साइकिल को लूं, देखो दूसरा साइकिल लेता हूं, 1A2C1, 1A2C1, तो क्या फिर वही इक्वेशन इसको यूज कर सकता हूं? क्यों यूज कर सकता हूं? क्योंकि ये साइकिल है भाई, समझ पा रहे हो? तो डेल्टा क्यू 1A2 प्लस डेल्टा क्यू 2C1 बराबर डेल्टा डब्ल्यू, देखो 1A2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2C1। देखो दो इक्वेशन हमारे पास है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं, तो सपोज करो इनको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, देखिए सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, दो चीज कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं इस चीज को डिराइव कर दे रहा हूं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आप सेकेंड वाला जो प्रोसेस के लिए है उसको आप डिराइव कर सकते हो। तो देखो क्या बचा हमारे पास, ध्यान से समझिए, डेल्टा क्यू, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2B1 माइनस, ये वाला हटाओ, ये वाला घटा दो, डेल्टा क्यू 2C1, ठीक है, इसमें से घट गया, बराबर 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 क्या आया? डेल्टा डब्ल्यू 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2C1। समझ पा रहे हो? अब कहोगे सर ये क्या दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, ठीक है। यहां से हमें कुछ अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। अलग चीज क्या मिल रहा है? देखो अगर मैं 2B1 यहां लिखा हुआ है और एक 2B1 यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2B1 यहां लिखा हुआ है, एक 2B1 यहां लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास स्पेस यहां पे देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आओ, क्या आएगा? यहां पर लाने का एक फायदा मिलेगा क्या? देखो क्या मजेदार रिजल्ट आया, 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2C1 बराबर, दिस इज 2B1, हाँ इट्स नॉट C, ये हमारा क्या है? 2B1। ये वाला इधर लाया, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2C1। समझ पा रहे हो? और ये है क्या? देखो इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर कोई ना कोई एक डीई है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये पूरा टर्म ये अलग अलग, समझ पा रहे हो? दिस इज 2B, दिस इज 2C1, दिस इज नॉट B, दिस इज 2C1, है ना, ये यहां से गया था, सॉरी। तो देखो 2B1 तो एक प्रोसेस है ना, 2B1 तो प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है।
मतलब उन्होंने कहा कि जो ये चीज है ना डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये चाहे पाथ 2b1 से जाओ चाहे पाथ 2c1 से जाओ बराबर रहेगा। उन्होंने क्या कहा, चाहे आप पाथ 2b1 से जाओ चाहे पाथ 2c1 से जाओ दोनों बराबर रहेगा। मतलब वो एक प्रॉपर्टी है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू को एक नई प्रॉपर्टी लिख दो डीई, ये एनर्जी। ठीक है, अब इसको देखो, ये प्रूफ हो गया कि नहीं? यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू बराबर डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखो डेल्टा क्यू बराबर डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज वैलिड फॉर ए प्रोसेस। ब्यूटी ये देखो कि हमारे पास रिजल्ट था एक्सपेरिमेंटल, किसके लिए? साइकिल के लिए। उसका यूज करके हमने एक इक्वेशन डेवलप किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि किसके लिए वैलिड हो गया? प्रोसेस के लिए। जो कि वैलिड हो गया किसके लिए? प्रोसेस के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन थे साइकिल का, उससे हमने प्रोसेस का इक्वेशन डेवलप किया है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये वाला जो रिजल्ट है ये किसका है? ये डिराइव किया गया है। ये सारी चीजें हमने क्या किया है? डिराइव किया गया। ठीक है, अब देखते हैं। एक ये तो वैलिड फॉर प्रोसेस है। ठीक है, आप कहोगे कि सर एक और इक्वेशन आपने लिखा है ना, डेल्टा क्यू बराबर डीई प्लस डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर दो चीजें, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, क्या मीनिंग है डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे लिखा हुआ ना। और कहीं कहीं आपने इक्वेशन ऐसे भी देखा होगा, आपने श्योर थर्मोडायनेमिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे। देखो जो डीई है ये एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी है। और ये क्या है? दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो जो एनर्जी है ई, इसमें दो पार्ट होते हैं, समझ पा रहे हैं? इसमें क्या पार्ट होते हैं? दो। जैसे सपोज करो एक कंटेनर है, देखिए एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस भरा पड़ा है, कुछ गैस है। तो गैस इधर उस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो गैस की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ ट्रांसलेट कर रहे होंगे, यानी कि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी, गैस के अंदर होगी। तो चूंकि जो गैस के अंदर है, इस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? जो एनर्जी गैस के अंदर है विद इन द मॉलिक्यूल्स, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दिस इज इंटरनल एनर्जी। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पूरी बॉडी मूव कर रही है, पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं? हाफ mv²। अगर इसका पूरा मास m है तो हाफ mv²। तो एक तो इसके अंदर की एनर्जी हो गई, और ये हमारा बाहर की एनर्जी हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क या मैक्रोस्कोपिक। और जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। समझिए, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। ये कौन सा है? इंटरनल एनर्जी। अब समझिए, अगर ध्यान से समझिए, ये वाला इक्वेशन तो डिराइव किया था मैंने अभी आपको। अब अगर जो बॉडी है वो मूव ना करे, बॉडी है मूव ना करे, तो ये वाला एनर्जी होगा क्या? नहीं। अगर बॉडी मूव नहीं करने का मतलब स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो। लेकिन जब रुका रहेगा तो क्या उसके गैस के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी? 100% रहेगी। समझ पा रहे हो? तो यानी अगर मैं डीई को डीयू लिखना चाहता हूं, ध्यान से समझो, अगर डीई के जगह पे डीयू लिखना चाहता हूं तो सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए।
देखो हाफ mv² नहीं होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक वाला फॉर्म इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन कब वैलिड हुआ? ये वाला इक्वेशन पहली बात किसके लिए होगा? ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, सिस्टम हमारा क्लोज है, तो हम लिखते हैं, देखिए ये इक्वेशन क्या होना कब वैलिड है? क्लोज्ड सिस्टम और क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ है, रूल्स। तो ये जो लॉ है ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल दोनों के लिए होगा, और सिस्टम क्लोज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? डीई को आपने डीयू लिखा है तो स्टेशनरी होना चाहिए, डीई को लिखा है डीयू तो क्या होना चाहिए? सिस्टम स्टेशनरी होना चाहिए। बस समझ पा रहे दोनों में अंतर? डीई को डीयू लिख दिया, इसका मतलब सिस्टम क्या था? स्टेशनरी सिस्टम था। डीई को मैंने डीयू लिख दिया, इसका मतलब स्टेशनरी सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो हमारा स्टेशनरी सिस्टम। क्लियर है? हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं जानने थे, हमने केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन हमें बहुत जरूरी है। मैंने आपको सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल डिटेल बता दिया कि कैसे आया है इक्वेशन, साइक्लिक प्रोसेस कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हमने साइक्लिक जो इक्वेशन था उसको यूज करके मैंने प्रोसेस के लिए इक्वेशन डिराइव किया। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। आगे अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का, ठीक है।